सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर किसी प्रदेश की, बीजेपी की हो, कांग्रेस की या फिर किसी भी पार्टी की, सभी किसानों के हित की बात करते हैं। लेकिन हकीकत अलग है। रामनगर में कर्ज से परेशान एक किसान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। प्यारा सिंह पर 6 लाख रुपए का कर्ज था। अब प्रशासन से लेकर शासन तक जांच की बात कह रहे हैं। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में किसान आत्महत्या सुनने में अटपटा लगता है, पर आंकड़े बताते हैं कि कर्ज से परेशान 10 किसानों ने पिछले 30 महीनों में अपनी जान दे दी है। मंगलवार को नैनीताल जिले का प्यारा सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्यारा सिंह पर नैनीताल बैंक का 5 लाख रुपए और कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1 लाख रुपए का लोन था। कर्जा तो सर 5 लाख रुपया तो नैनीताल बैंक से ले रखा था। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। तो बैंक वाले घर आ रहे थे, बार बार पैसे डाल रहे थे, क्या जमा करो। तो खेती सर 2-3 साल से बेचारे की पता नहीं क्या नसीब की बात है सर, खेती हुई नहीं। तो थोड़ा डिप्रेशन में था। मैंने थोड़ा समझाया था, मैंने कोई बात नहीं, भगवान सही करेगा। लेकिन पता नहीं क्या उसके अंदर एक ऐसी भावना बैठ गई थी, पता नहीं मैं कहाँ से दे पाऊंगा। लोग मेरे को क्या कहेंगे, घर में बैंक वाले आ रहे तो मेरी इमेज डाउन होगी कि मैं गाँव में बदनामी होगी। तो इसी से ही थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था। ये जानकारी मिली है कि किसान की मृत्यु हुई है। तो उसके बारे में हम लोग दिखवा रहे हैं, जांच करा रहे हैं इसमें कि मृत्यु का कारण क्या है, फिर उसके अनुसार की कार्रवाई करेंगे हम लोग। ऐसा बताया जा रहा है सर कि कर्ज के कारण मौत हुई है, किसान ने मौत की है, आत्महत्या की वजह से। क्योंकि बिना जांच के हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो हम जांच करा रहे हैं, तभी हम कुछ बता पाएंगे। किसान आत्महत्या को लेकर किसान नेता गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार को किसान आयोग गठित करने का आदेश दिया था। किसान आत्महत्या से जुड़ा पहला मामला पिथौरागढ़ से जून 2017 में आया था। एक दिन या 2 दिन या एक सरकार के राज्य में पॉलिसी नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसी की भी हालत बदतर होती जाती है। एक प्रोसेस है 15-20 साल में। किसान एक दिन में नहीं करता है आत्महत्या, और अगर ऐसा सोचा जा रहा है देश में तो बड़ा गलत है। ये भी महज इत्तेफाक है कि इस हफ्ते सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की और उसके कुछ घंटों के भीतर ही एक किसान ने अपनी जीवन लीला का अंत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज उत्तराखंड कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिनमें रजिस्टर्ड अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का फैसला लिया गया, जो कि अहम फैसला रहा। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता भी साफ कर दिया। वहीं मीटिंग के दौरान बजट सत्र को मंजूरी भी दी गई। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 26 जनवरी से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना लागू करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को सहकारिता विभाग के माध्यम से 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो कि ब्याज रहित होगा। उत्तराखंड में करीब 7 लाख लघु और सीमांत किसान पंजीकृत हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले का असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। वहीं विरोधी इसे चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। 2% में किसानों को ऋण दिया था। इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम 0% पे उनको ऋण देना चाहते हैं। तो आज हमारे विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहे हैं और लगभग 26 जनवरी के इर्द गिर्द हम इस योजना की बड़ी भारी लॉन्चिंग करने वाले हैं और 6,28,000 किसान, हमारे लघु और सीमांत किसान पूरे प्रदेश में। और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में वोटरों को रिझाने की होड़ मच गई है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। देहात से हर की पैड़ी तक गन्ना यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार लोकसभा सीट के किसानों को रिझाना होगा। बीजेपी के नेताओं ने भी अभी से इस पदयात्रा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत बुझे हुए कारतूस हैं। उनकी ये यात्रा एक ढकोसले से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
2 साल में राज्य की और 5 साल में केंद्र की सरकार को फेल होते देख इस उत्तराखंड के धरतीपुत्र हरीश रावत ने समझा कि आस्था और जरूरत दोनों का सवाल है, क्यों ना मैं लोगों के बीच जाकर ये मैसेज दूं। कभी हर की पैड़ी पर कीर्तन भजन करना, कई मंदिरों में जाकर कीर्तन भजन करना, कभी चाय पार्टी देना, कभी गुड़ पार्टी देना। अब ये गंगा यात्रा उसी का एक हिस्सा है, अरे ढकोसला है। इधर अल्मोड़ा में वन विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। जिला स्थित मृग विहार में बीते कई महीने से न तो कर्मचारियों को वेतन मिला है और न ही वन्य जीवों के चारे के लिए बजट ही अब तक पहुंच पाया है। ये बजट वन विभाग जारी करता है। बजट न होने की वजह से मृग विहार के कर्मी और वन्य जीवों के सामने अब खाने की परेशानी भी बढ़ गई है। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला, जिस वजह से उनके सामने भूखों मरने की स्थिति बन गई है। काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं बेजुबान जानवरों के लिए अब उधार चारा लेने वाले दुकानदारों ने, जो दुकानें जहां से उधार में चारे आते थे, उन दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सर हमें परेशानी बहुत हो रही है। 60 रुपये रोज का मेरा टिकट है, घर से पेट साल से आना जाना पड़ता मेरा, और 8-9 महीने लग चुका है, मेरे से सैलरी नहीं मिल पाई है। इस कारण मेरा घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। कोर्ट के आदेश से पहले ही कार्रवाई करना डीएम उधम सिंह नगर, एसडीएम सीतारगंज और अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग को भारी पड़ गया है। संबंध में हाईकोर्ट ने तीनों अधिकारियों से जवाब मांगा है। दरअसल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को सड़कों पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए सितारगंज के प्रशासन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर इन निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने आदेश की अवमानना के आधार पर नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। चिन्हित करने के लिए कहा था और चिन्हित करके रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में देने के लिए कहा था, लेकिन हाईकोर्ट में इन्होंने कोई रिपोर्ट ना दे करके ये जो है सिर्फ सितारगंज में तोड़ने का अभियान चालू कर दिया। कोर्ट ने डीएम, एसडीएम और अधिशासी अभियंता सितारगंज को नोटिस जारी किया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेशों को दरकिनार करते हुए उद्योगों का प्रदूषित पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है। ताजा उदाहरण उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में साफ देखा जा सकता है। दिनेशपुर के ग्राम मोहनपुर में एक गत्ता फैक्ट्री का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी बीते कई साल से इस नहर में छोड़ा जा रहा है। नहर का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। किसानों की फसल हर बार इससे प्रभावित हो रही है। हमें हो गए 4-5 महीने हुए हमें। तब से नाले में पानी जा रहा है। हाँ, ये पानी खेतों में जाएगा, नुकसान होगा। फिर नुकसान होगा तो क्यों डाल रहे हैं आप? फैक्ट्री कैसे चलेगी फिर ये? अच्छा, फैक्ट्री कैसे चलेगी? मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए आप गंदा पानी खेतों में डाल दे रहे हैं? नाले में दे रहे हैं। नाले में गंदा पानी डाल रहे हैं जी। कितने साल से फैक्ट्री चल रही है? ये 2-3 साल से चल रही है। मैं इस वक्त दिनेशपुर के ग्राम मोहनपुर में खड़ा हूं। यहां पर एक फैक्ट्री लगी है, गत्ता फैक्ट्री। मगर गत्ता फैक्ट्री किस तरह से मानकों का उल्लंघन करते हुए यहां पर प्रदूषित पानी नहर में छोड़ रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से एकदम गंदा पानी जो है, जो किसी भी प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, वो नहर में छोड़ा जा रहा है, जिस कारण नहर का पानी भी काफी दूषित हो गया है। और इसके अलावा स्थानीय जो ग्रामीण है, उनकी खेती भी बर्बाद हो रही है। इस पूरे मामले पे जब हमने गत्ता फैक्ट्री के मालिक से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस पूरे मामले पे किसी प्रकार से बात करने से मना कर दिया। अब देखना यह है कि पीसीबी इस पूरे मामले पे किस प्रकार की कार्रवाई करती है। पूरन सिंह रावत, न्यूज 18, उधम सिंह नगर। और अब खबर पौड़ी के सतपुली से, जहां 173 किलो चरस और गांजे के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी होंडा सिटी कार में सवार थे। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली। द हाईकोर्ट ने एसआईटी प्रमुख टीसी मंजुनाथ के तबादले पर रोक लगाते हुए उन्हें राज्य में समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल इस घोटाले की जांच टीसी मंजुनाथ ही कर रहे थे, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया था। नए अधिकारी को ये जांच सौंप दी गई थी, जिस पर सवाल खड़े करते हुए एक याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, टीसी मंजुनाथ के तबादले पर रोक लगाई और जांच की जिम्मेदारी फिर से उन्हीं को दी। राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वास्तविक जांच इसमें नहीं होने देना चाहती है। तो माननीय न्यायालय द्वारा मंजुनाथ को जो चमोली भेजा गया था उनको वापस हरिद्वार
उनका बहाल करते हुए और साथ में उन्हीं की एसआईटी, उनके नेतृत्व की एसआईटी को बहाल करते हुए आदेश दिया कि वो जांच। इधर बागेश्वर पुलिस ने पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी समेत 2 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि ये पीआरडी जवानों को ड्यूटी दर्शाकर उनका वेतन खुद ले रहे थे। दोनों अभियुक्तों पर जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 3,18,410 रुपए गबन करने के आरोप लगे हैं। मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पूर्व जो जिला युवा कल्याण अधिकारी थे तथा साथ में 1 से अभियुक्त हैं जिन्होंने की फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का गबन किया था। इसमें काफ़ी समय से जब मैंने देखा तो अरेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने दिशा निर्देश दिए और कल जो है जिला युवा कल्याण पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और आज सुबह जो है उसमें जो सह अभियुक्त हैं दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर चंपावत से, जहां पर सड़क हादसा हुआ। जिला अस्पताल में हाथ का प्लास्टर कटवाने जा रहे युवक को तेज गति से आ रहे टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वो अपना इलाज कराने आ रहा था अस्पताल में, तो अपनी गाड़ी से उतर ही रहा था तो खिड़की खोली रखी थी, जैसे ही चश्मा दीदी ने बताया। उतरते ही पीछे से एक गाड़ी आई, उससे टक्कर लग गई। टक्कर लगने से एट स्पॉट ये शायद खत्म हो गया था। इसको अस्पताल में लाए तो यहाँ डॉक्टर ने उसे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री का मामला जोर शोर से उठा और आखिरकार फजीहत होने के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्री के मामले में थाने में अब तहरीर दी है। हालांकि अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग की ओर से वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के माध्यम से सत्यापन को भेजी गई 50 डिग्रियों में से 12 से ज्यादा डिग्रियां फर्जी निकली। प्रथम दृष्टया 420 67 68 71 का केस बनता है, तो उन्हीं धाराओं में हम लोग मुकदमा कायम करके आवश्यक इसमें जो विवेचना है वो संपादित की जाएगी। इधर नैनीताल में रोहित तिवारी को शहर के बीच गोली मारे जाने की पुष्टि हो गई है। एसएसपी नैनीताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर गोली लगने से घायल होने की बात कही है। फिलहाल घायल रोहित हल्द्वानी के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात रोहित को चाटिल लॉज के पास घायल हालत में रोहित मिला था, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसे बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ने रोहित को हल्द्वानी के लिए रेफर किया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे तत्काल एसएचओ जब पहुंचे, उन्होंने जाके देखा कि वो घायल है, उसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसको जो है बुलेट इंजरी है और वो निकट से बुलेट इंजरी उसको कारित की गई है। उसमें आवश्यक धाराओं में मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है।